हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम 10th क्लास के भूगोल का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। अगर आपको वीडियो देखनी है, चैप्टर समझना है, तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट और सेकंड दिए हुआ वह बहुवैकल्पिक प्रश्न, इसमें कोई भी समझाने वाली बात तो है नहीं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी एक पे टिक लगाना है। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। मतलब इसको मिलाना है कि कौन सा प्राणी कैसा है। तो हम सीधा आंसर पे आते हैं। काला हिरण। काला हिरण जो है वो संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त का मतलब कि अभी लुप्त नहीं हुआ है, अभी दुनिया में है, लेकिन आने वाले समय में ये लुप्त हो सकता है, मतलब ये संकट में आ चुका है। ठीक है। दूसरा है एशियाई हाथी, ये सुभेद है। फिर है अंडमान जंगली सूअर, ये स्थानिक है, मतलब ये कुछ ही स्थानों पे पाया जाता है, हर जगह नहीं मिल सकता। ठीक है। और फिर है हिमालय भूरा भालू, तो ये दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत ही कम पाया जाता है, ये बहुत ही कमी के साथ। तो ये सारी प्रजातियां जो हैं एक तरीके से संकटग्रस्त ही हैं। और गुलाबी सिर वाली बत्तख, तो ये लुप्त हो चुकी है। और लुप्त का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझाया था। लुप्त मतलब गायब हो जाना, और गायब होने का मतलब ये नहीं कि फिर वो दोबारा मिल जाएगी। मतलब गुलाबी सिर वाली बत्तख जो गायब हो चुकी है वो आपको आने वाले टाइम में कभी भी नहीं मिलेगी। लुप्त मतलब वो पूरी तरीके से गायब हो गई है, उसकी पूरी जनरेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मिलान करना है, एक तरीके से बताना है। तो आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। ठीक है। आरक्षित वन किन्हें कहते हैं? जिनको आरक्षित किया गया है, मतलब उनको सुरक्षा दी गई है। क्यों? क्योंकि वो मूल्यवान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है मूल्यवान है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है उनकी, और वो संकट में आ चुके हैं, वो लुप्त हो चुके हैं और लुप्त होने की कागार पर हैं। इसलिए उनको गवर्नमेंट जो है संरक्षण देती है। उनके काटने पे जो है, या उनका कोई भी मतलब मिसयूज़ करने पे, उनकी कटाई करने पे, कुछ भी करने पे जो है गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। और जो भी ऐसा करेगा उसको दंडित भी किया जाता है, उसको सज़ा दी जाती है और जुर्माना भी दिया जाता है। ठीक है, आरक्षित वन। उसके बाद आता है रक्षित वन। वन भूमि जो और अधिक शरण से बचाई जाती है। ये एक ऐसी भूमि होती है, मतलब ऐसी जगह होती है जो अधिक शरण से, मतलब ज़्यादा लोगों के आने जाने से या रिहायशी वहाँ पे रहने से जो है बचाई जाती है। मतलब एक तरीके से वहाँ पे भी आना जाना या वनों की कटाई करना बैन होता है। और तीसरा है यहाँ पे अवर्गीकृत भूमि। तो ये एक ऐसी भूमि होती है जो सरकार या फिर निजी व्यक्तियों के मतलब पर्सनल भी हाथों में हो सकती है, और वो उसकी मर्ज़ी है कि वो किसको वहाँ पे आने जाने दे या फिर किसके ऊपर बैन लगाए और किसके ऊपर नहीं। ठीक है, वो सरकार या जिसकी भी वो भूमि है वो उनकी मर्ज़ी होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इनका आंसर जो है हमें करीब 3-4 लाइनों में देना है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप ज़रा ध्यान से इसको समझिए। जैव विविधता मैंने वैसे ये चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था। तो जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैव विविधता क्या है? वन्य जीव, ठीक है, जितने भी जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, और कृषि फसलों में विविधता मतलब उनके जो अलग अलग प्रकार हैं, उनकी जो नस्लें हैं, अलग अलग प्रकार। ऐसा नहीं है ना सारे पौधे एक जैसे हैं। आपको घासों में भी अलग वैरायटियाँ मिल जाएंगी, पेड़ों में भी अलग वैरायटियाँ मिल जाएंगी। मतलब वैरायटियों का होना, जो विविध प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के होना, वही जैव विविधता है। ठीक है। जीवों में विविधता होना, अब जीव कोई भी हो सकता है, वो मतलब वन हो, इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, किसी में भी मतलब वैरायटियों का होना जैव विविधता होता है। और ये जो है मानव के लिए और पूरे समाज के लिए, सबके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये समझते हैं ना कि एक चीज़ इम्पोर्टेंट है दूसरी नहीं है, क्योंकि आप सोचिए जैसे कि खरगोश जो है वो घास खाता है और खरगोश को शेर खा जाता है। अगर मान लीजिए खरगोश गायब हो जाए, दुनिया से लुप्त हो जाए, तो घासें बढ़ने लग जाएंगी और शेर भूखा मर जाएगा। तो इस तरीके से जो है मतलब जो जैव विविधता, ये जो वैरायटियाँ हैं हर चीज़ की, ये मतलब एक बांध रखा है इसने पूरे समाज को, इसने पूरी दुनिया को बांध रखा है। तो इसलिए ये मानव जीवन के लिए जो है महत्वपूर्ण है।
अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण हैं। क्या बताना है हमें कि जो मानव क्रियाएं हैं, जो इंसान जो क्रियाएं कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो हमारे लिए तो हैं ही, साथ में वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों के लिए ही डेंजर है। कैसे? क्योंकि ये तो हमें दिख ही रहा है कि हमारे लिए भी कितना डेंजर है। हमने पानी दूषित कर दिया है, हवा दूषित कर दी है, ओजोन परत भी फाड़ दी है, सब तो कर दिया है। तो मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से जो हैं प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का कारण बनती है। मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करता है ना। आप अपने आसपास या अपने रूम में अगर आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं अपने आसपास नज़र दौड़ाइए कि आपको कितनी चीज़ें यहाँ पर लकड़ी की बनी हुई दिख रही हैं। आप सोचिए कि कितने पेड़ काटे गए होंगे, या फिर बुक्स, डेली के अखबार, इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी ईंधन के रूप में लकड़ी जलाने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है। इससे क्या होता है? वन्य वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ में जो वन में जो जीव रहते हैं उनका घर उजड़ जाता है, उनका आवास उनसे छिन जाता है। जब उद्योग, खासकर रासायनिक उद्योग, कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तो क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण फैलता है। जब वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे कि वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, होता है ना। और जब होती भी है तो अम्लीय होती है, जिससे जब वो वापस नदियों में जाती है ऐसी वर्षा तो मछलियों को भी मार देती है, क्योंकि वो जहरीली टाइप की वर्षा होती है, वो किसी काम की नहीं होती। पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती। धीरे धीरे सब क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है। जब पशुपालन जो होता है, जो भेड़ बकरियां ये सब जो रेवड़ में पूरे झुंड में चराते हैं उनको, तो वो बार बार एक ही जगह पे जब वहाँ की घास खाते रहेंगे तो घास परेशान हो जाएगी ना, वहाँ पे उगना वो बंद हो जाएगी और ज़मीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसका आंसर हमें थोड़ा और लंबा करके देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारा जो प्यारा देश है भारत, यहाँ पर अनेक समुदायों ने वन जीवन मतलब पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या क्या किया, ये बताना है हमें। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने ये सारा योगदान दिया है। नंबर 1, जैसे कि राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाध्य रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। खनन होता है ज़मीन को खोद के जो है ना, वहाँ से बहुत सारा जो है खजाना निकालते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है, तो उन्होंने जो है उसका विरोध किया, क्योंकि इससे भी जो है मिट्टी और वन खराब होते हैं। नंबर 2, हिमाचल में क्या हुआ? हिमालय में, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। पहले तो ये प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में फिर ये धीमा पड़ गया। चिपको आंदोलन बहुत अच्छे से आपको पता होगा, बस जो भी पेड़ कट रहा हो ना उससे जाके चिपक जाओ कि नहीं हम इस पेड़ को नहीं कटने देंगे, ये वो वाला आंदोलन था। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा साबित हुआ था। नंबर 3, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गाँवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकफ सेंचुरी बनाई है, जहाँ पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है। मतलब वहाँ पे शिकार करना बैन है, और जो भी शिकार करेगा तो उसको क्या होगा? उसको दंड दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। नंबर 4, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे कि पीपल और वट, इनके पेड़ों को पवित्र मान के इनको पूजा जाता है ना, तो इनको तो वैसे भी नहीं काटते हैं। भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं, क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं से जोड़ते हैं, जैसे कि नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर व बंदर को हनुमान जी के साथ, ऐसे जोड़ के देखते हैं ना, तो वो पशु पक्षियों को भी जो है नहीं मानते। तो इस हिसाब से जो है इस तरीके से हमारे देश में बहुत सारे वन और वनों में रहने वाले जो प्राणी हैं वो बच जाते हैं। भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को बनी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। मतलब वन और वन्य जीवों से जुड़े हुए बहुत सारे रीति रिवाज हैं ना, बहुत सी जगहों पे तो बहुत सारे होते हैं और बहुत सी जगहों पे नहीं होते हैं, तो जिनके हैं उन बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। भारत में जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत से पेड़ों की पूजा करते हैं और बहुत सारे जो हैं जानवरों की भी पूजा करते हैं,
उन्हें इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौम्य रूप से बचाकर रखा है, क्योंकि वो पेड़ों को पवित्र मानते हैं, उनको देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं, तो वो उनकी रक्षा भी करते हैं, पूजा तो करते हैं, साथ में रक्षा भी करते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में ना तो स्थानीय लोग घुसते हैं और ना ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। ये प्लस पॉइंट है कि वो जो है उन पेड़ों को बचाते हैं और कोई बाई चांस छेड़छाड़ भी करता है तो उसके खिलाफ लड़ते भी हैं। नंबर 2, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ समाज ऐसे हैं जो कुछ ही उनकी नज़रों में कुछ ही पेड़ हैं जिनकी वो पूजा करते हैं और जिनका संरक्षण वो करते हुए आ रहे हैं, उनको बचाते हुए आ रहे हैं। वो सारे पेड़ों के साथ ऐसा नहीं करते, सिर्फ कुछ पेड़ों के साथ, जैसे कि आप पीपल और वट को जानते ही हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। वैसे हमारे आसपास तो लोग पीपल की ज़्यादा पूजा करते हैं, तो मुझे पीपल का ही ज़्यादा पता है, और आपके आसपास भी जो करते होंगे आप सोचिए। ठीक है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। और हाँ, मैंने बंगालियों को भी देखा, बंगाली जो हैं शायद केले के पेड़ की पूजा करते हैं। कई लोग पीपल और वट की पूजा करते हैं। मैंने एक बंगाली शादी देखी थी, उसमें वो केले के पेड़ को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे थे और बाकी मुझे पता नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि इससे क्या होता है कि हमारे देश में वन बच जाते हैं और वनों में रहने वाले जीव जंतु भी बच जाते हैं, तो ये अच्छी बात हुई ना। अब हम आते हैं इसके आगे कि भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो साइंस के हिसाब से सोचते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ऐसा तो है नहीं। वो सोचते हैं अपनी संस्कृति के हिसाब से। जो लोग पेड़ों को बचा रहे हैं वो संस्कृति के हिसाब से बचा रहे हैं। अब चलिए वो जैसे भी बचा रहे हैं लेकिन बचा तो रहे हैं ना, ये अच्छी बात है। ठीक है, संस्कृति के हिसाब से वो उसको संरक्षित कर रहे हैं और संरक्षित करने के भी जो तरीके हैं वो उनके पारंपरिक मतलब पुराने तरीके ही हैं जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं। बहुत से लोग पता पहाड़ियों की भी पूजा करते हैं, पेड़ों की करते हैं, पशुओं की करते हैं और झरनों की भी करते हैं। जैसे वे मंदिरों या अन्य स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं। आपने ये तो देखा होगा, मैंने भी देखा और टीवी में भी देखा है, बंदरों को बहुत कुछ खिलाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि मंदिर के आसपास जो है बहुत सारे बंदर आपको दिखाई भी देंगे क्योंकि लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। राजस्थान के बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि देखिए जहाँ पे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता वहाँ जानवर भी बेझिझक आते जाते हैं। आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन और भी पूछना है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन, लेकिन वो इस चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे चैप्टर से नहीं, अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं। मैं आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उसका आंसर भूगोल के ही 10th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दे दूँगी। लेकिन अगर आपको पूछना है तो आप पूछिए प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।